नमस्कार। हिंदुस्तान पोस्ट में आपका स्वागत है। रूस और यूक्रेन के बीच चल रहा युद्ध लगातार 15 दिनों के बाद भी जारी है। यह कब समाप्त होगा, यह दुनिया के लिए चिंता का विषय है। इस बीच हम आपको थोड़ा पीछे ले जाएं तो 14 फरवरी 2022 को रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने एक टीवी संदेश जारी किया। उन्होंने कहा, वर्तमान यूक्रेन रूस के लिए, रूस की सुरक्षा के लिए खतरा है, उसकी प्रगति के लिए बाधक है। और इसके बाद रूस ने यूक्रेन पर धावा बोल दिया। वैसे दुनिया कह रही है कि रूस और यूक्रेन में युद्ध चल रहा है, लेकिन रूस का कहना है यह स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन है। और इन दांवपेचों के बीच दुनिया की चिंता यह है कि इसके पीछे का कारण क्या है और यह समाप्त कब होगा और इसका परिणाम विश्व पर क्या पड़ेगा। इन सभी मुद्दों पर चर्चा के लिए हमारे साथ हैं सेवानिवृत्त लेफ्टिनेंट जनरल विनोद जी खंदारे जी। सर, आपका स्वागत है। नमस्कार। नमस्कार सर, एक पहला प्रश्न खड़ा हो रहा है, वह यही है, रूस और यूक्रेन इनके बीच जो युद्ध चल रहा है, आज 16वां दिन भी हो गया, यह युद्ध आखिर कब खत्म होगा, इसके पीछे और शुरुआत का कारण क्या है? दो चीज हैं। मैं आपके दर्शकों को ये बताना चाहता हूं कि जो ये युद्ध चल रहा है इसका कारण, जब 1991 में यूएसएसआर का विघटन हुआ, उस समय जो प्रमुख दो देश अलग हुए, उसमें एक रूस और दूसरा यूक्रेन, ये दो सबसे बड़े देश थे। और रूस को शायद हमेशा से ही ऐसा लगता रहा कि रूस, बेलोरसिया और यूक्रेन शायद एक ही हिस्सा हैं। उनको एक ऐसा, इसको हम गलतफहमी भी कह सकते हैं या इनको ये भी कह सकते हैं कि इनको एक ऐसा इतिहास में एक विश्वास है, ये तीन देश एक ही हैं। जबकि यूक्रेन के लोगों का ये मानना है कि भले ही उनका लगाव हो रूस के साथ, काफ़ी कुछ समानता भी हो, रूसी भाषा भी बोलते हों, लेकिन फिर भी रूस को अलग से वो देखते हैं और यूक्रेन को एक अलग देश के रूप में वो देखते हैं। और 1991 के बाद ये दोनों देश अपने अपने रास्ते में चलते रहे। फिर तकरीबन कुछ समय बाद नाटो देशों ने अपनी एक प्रगति या अपनी एक, जिसको बोलते हैं कि एक्सपेंशन की नीति अपनाई, और उन्होंने फिर पोलैंड, फिर रोमानिया, फिर बाल्टिक स्टेट्स, इनको सबको अपने नाटो के फोल्ड में लेना शुरू किया। तो उसमें यूक्रेन की भी एक इच्छा है, प्रबल इच्छा है कि वो नाटो का हिस्सा बने। अब इसके कई कारण हो सकते हैं। जैसे रूस के प्रभाव में जो भी देश थे, उनके ऊपर एक सख्त ऐसा कंट्रोल होता था जो कि कम्युनिस्ट राष्ट्रों में होता है। और ये देश अब जैसे जैसे ये पश्चिम की तरह इनका झुकाव बढ़ने लगा, लगाव बढ़ने लगा, तो इनको लोकतंत्र, प्रजातंत्र की अच्छाइयाँ दिखने लगी। इनको ये ऐसे महसूस होने लगा कि ये एक नई जीवन शैली है जो हमें पश्चिम के देशों के साथ जाके मिलेगी। और इस सोच के साथ यूक्रेन लगातार कोशिश करता रहा कि वो नाटो का हिस्सा बने, और ये रूस को बिल्कुल भी मान्य नहीं था। और रूस लगातार इस चीज का विरोध करता रहा, और इस चीज का फिर देखने में आया कि 2013-14 में इन दोनों देशों के बीच में एक टकराव हुआ, और 2014 में रूस एक तरह से क्रीमिया को अलग से ले गया। जो वहाँ के राष्ट्रपति थे यूक्रेन के, उनके ऊपर हमला हुआ, उनको अपनी जान बचा के भागना पड़ा। और उस समय ये महसूस हुआ कि रूस और पश्चिम के देश, ये दोनों ही यूक्रेन के आंतरिक मामलों में दखल देना शुरू इन्होंने किया। और ये दोनों जो गुट हैं, इनके खींचातान में यूक्रेन की हालत खराब हो रही है। और ये जैसे जैसे यूक्रेन अपना झुकाव नेटो की तरफ करता गया, वैसे वैसे राष्ट्रपति पुतिन को लगने लगा
कि ये उनके लिए खतरा होगा यदि नेटो की सैन्य शक्ति उनके सीमा पे आके खड़ी होगी। और इस वजह से जो अभी जो कार्रवाई हुई है, सैन्य कार्रवाई, जैसे आपने एक बोला कि एक मिलिट्री कैंपेन, जो एक स्पेशल ऑपरेशन पुतिन बोल रहे हैं, वो उन्होंने किया, जो कि दुनिया में किसी को भी मान्य नहीं है कि किसी एक अलग राष्ट्र के ऊपर आप अपनी सैन्य शक्ति थोपें। तो ये मुख्य कारण, जड़ यहाँ से जाती है। सर इसमें एक चीज और है, आज एक नई बातें भी अब आने लगी हैं कि रूस ने जो नए शहरों को खंडहर बनाना शुरू किया, उनमें उसने कहा है कि यहाँ पर वो अमेरिका के साथ मिलकर जैविक हथियारों का निर्माण कर रहा था। इस बात में कितना तथ्य आपको लगता है कि एक ऐसा देश जो बर्बाद होता चला जा रहा है वो जैविक हथियारों का निर्माण करे? पहली बात, अभी ये देखना जरूरी है कि दोनों देश जो बता रहे हैं, या नेटो कंट्रीज जो बता रहे हैं, यूक्रेन जो बता रहे हैं लड़ाई की स्थिति, और रूस जो बता रहे हैं लड़ाई की स्थिति, उसमें क्या ये शहर पूरी तरह खंडर हो रहे हैं, और क्या रूस इन शहरों में जो सिविल आबादी है उनके ऊपर बमबारी कर रहा है? तो इसमें दोनों तरफ से देखना पड़ेगा कि एक तो बमों की लड़ाई है और दूसरी इंफॉर्मेशन वॉरफेयर भी है, जो सूचनाएं हैं। तो इसमें जो पश्चिम के राष्ट्र हैं वो इंफॉर्मेशन वॉरफेयर में काफ़ी आगे निकल गए हैं, और वो इस एक तरह से टेक्नोलॉजी की वजह से ये डोमिनेट कर रहे हैं कि रूस इस तरह से कार्रवाई कर रहा है कि सिविल इलाकों में बमबारी हो रही है और पूरी बर्बादी हो रही है। मुझे कुछ इसके बारे में खबरें ये भी मिली थी कि जैसे जैसे यूक्रेन के सैनिक सिविल क्षेत्रों में जाएंगे, वैसे वैसे ये बमबारी सिविल क्षेत्रों में होगी, और उसका फिर ये नुकसान सिविल क्षेत्रों को उठाना पड़ेगा। अब दूसरा सवाल ये आता है कि जैविक हथियारों का निर्माण करना ये अंतर्राष्ट्रीय कानून के मुताबिक नहीं है, ये वर्जित है। और यदि ये वर्जित है और अमेरिका से साथ मिलके अगर इस तरह से कार्रवाई की जाती है, तो ये एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसको मान्यता नहीं मिलेगी, और फिर जिस तरह से दोष रूस के ऊपर मढ़ा जाएगा उसी तरह से यूक्रेन के ऊपर भी ये मढ़ा जाएगा, और ये इस आरोप से फिर यूएसए भी अपना पिंड नहीं छुड़ा पाएगा। तो मेरे ख्याल से या तो ये प्रोपेगेंडा को मान लिया जाए, और दूसरी बात, अगर जैविक हथियार बनाने हैं तो एकदम से तो नहीं बन सकते। इसका मतलब ये कहीं और बने हैं और वहां से ये शायद लाए जाएंगे, लेकिन ये तब होगा जब इस चीज पे कुछ हमें इस चीज की पुष्टि मिले। अभी फिलहाल ये मानना थोड़ा कठिन है। सर एक चीज और है, ये जो जैसे हम लोग नाटो पर चर्चा कर रहे थे कि जो ये देश है नाटो के सदस्य हैं, उनमें यूक्रेन भी शामिल होना चाह रहा था, उसके प्रयत्न थे। तो ये जो रूस और इसके बीच यूक्रेन के बीच टकराव है, क्या ये एकमात्र नाटो सदस्य देशों में शामिल होने का ही है जिसको लेकर रूस आशंकित है, या इसके पीछे और भी कारण है? क्योंकि मेरी जानकारियां जो मैंने कहा, देखिए सर एक बात होती है, जब आप तो सामरिक चीजों को बहुत अच्छे से, मुझसे कई गुना ज्यादा अच्छे से जानते हैं, कि हर युद्ध के पीछे आर्थिक मुद्दा भी होता है। तो जैसे रूस की अधिकांश जो तेल की सप्लाई है वो यूक्रेन से होकर यूरोपियन देशों में गुजरती है। क्या ऐसा भी कुछ मुद्दा है, या सिर्फ नाटो को लेकर सशंकित है रूस? नाटो में शामिल होना एक महत्वपूर्ण मुद्दा है, इससे कोई नकारा नहीं जा सकता, लेकिन इसके अलावा कई और कारण हैं। उसमें जैसे आपने एक कहा आर्थिक मुद्दा, क्योंकि जो ऑयल और गैस प्रचुर मात्रा में रशिया में भी है, यूक्रेन में भी है, और जिस तरह से आपने देखा है शीत युद्ध के समय से ही जो पेट्रो डॉलर की एक नई शैली चली, और उसकी वजह से यूएसए को एक ऐसा स्थान मिला विश्व में कि वो ऑल पावरफुल हो गया। मतलब जिस तरह से पेट्रोल कोई भी खर्च करे, लेकिन उसका जो डॉलर वो अमेरिका को मिलेगा, तो वो उनको एक मजबूती उससे मिली। वहीं पे अभी रशिया के पास है क्या देने के लिए? रशिया के पास बेसिकली तीन चीजें हैं।
जो सैन्य सामान होता है मिलिट्री के लिए, वो एक उनके पास है, दूसरा गैस है और तीसरा पेट्रोलियम है, क्रूड ऑयल। अब अगर कोई देश इन तीनों चीजों के ऊपर निर्भर है और उसको ये लगता है कि इसमें से भी कोई एक चीज कम हो जाएगी, तो उसका एक आर्थिक दृष्टिकोण ये होगा कि दुनिया के देश, खास तौर पे पश्चिम के देश, उसकी शक्ति को कम करने की कोशिश करें। तो ये भी एक निश्चित ही एक विषय है आर्थिक दृष्टिकोण से। इसके अलावा एक और आरोप आमतौर पे लगाया जाता है जिसकी ज्यादा चर्चा नहीं होती, वो ये है कि जब यूएसएसआर था और उसके बाद यूएसएसआर टूटा और अलग अलग छोटे छोटे टुकड़ों में छिन्न भिन्न हो गया, एक ऐसा कहा जाता है कि राष्ट्रपति पुतिन की एक उनका ऐसा स्वप्न है कि वो दोबारा से यूएसएसआर के रूप में रूस को विकसित करें। और वो विकसित करने के लिए उनका जो पहला पड़ाव होगा वो अपने नजदीक ही होगा, और नजदीक में सबसे पहले यूक्रेन ही आता है। और यूक्रेन एक काफी बड़ा राष्ट्र है, और यूक्रेन को जिस तरह से उसके संसाधन हैं, उसमें उसमें खेती बाड़ी बहुत अच्छे ढंग से होती है, उसमें नदियां काफी बड़ी हैं, उसमें आयन और कोयला, ये जितने खनिज हैं वो काफी मात्रा में होते हैं। तो शायद अगर ये भी माना जाए, चाहे भले ही वो उस चीज के बारे में चर्चा नहीं होती, लेकिन अगर ये एक इरादा है रशिया का कि हम दोबारा से एक बड़ी शक्ति बने, तो मेरे ख्याल से उसके लिए जो पहला पड़ाव है वो यूक्रेन ही होगा। सर, इसका ये जो युद्ध चल रहा है, इसका परिणाम तो विश्व में देखने को मिल रहा है। भारत पर इसका सीधा क्या परिणाम पड़ रहा है? भारत पर और बाकी देशों पर सबसे पहला प्रभाव है जो तेल की कमी है और तेल की महंगाई है। जैसे ही तेल की महंगाई होती है, तेल में डीजल भी आता है, तेल में पेट्रोलियम भी आता है, कोई भी चीजें, जो भी उपभोक्ताओं की चीजें होती हैं, उसको जब एक स्थान से दूसरे स्थान में ले जाया जाता है, रॉ मटेरियल को एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाया जाता है और उसके ट्रांसपोर्टेशन में तेल की कीमतें बढ़ती हैं, तो वो जो भी फिनिश प्रोडक्ट है उसकी कीमत बढ़ना लाजमी है। तो इसका असर हर एक देश के आर्थिक क्षेत्र में पड़ता है। भारत के क्षेत्र में भी यही एक सबसे बड़ी समस्या है। लेकिन दूसरी एक समस्या है कि हमारी जो सेनाएं हैं, तीनों सेनाएं, उनका एक काफी बड़ी मात्रा में एक हमारी निर्भरता है जो रूस और यूक्रेन में बनने वाली सैन्य सामग्री पे। जो हमारे पास चाहे ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट हैं जो AN-32 सीरीज के हैं, उसके अलावा हमारे पास जो इंजिन्स हैं, चाहे वो शिप्स के इंजिन्स हों, चाहे सबमरीन्स के इंजिन्स हों, चाहे टैंक्स के इंजिन्स हों, और ये सारी चीजें हम रशिया से लेते हैं। रशिया भी काफी हद तक इन चीजों का कोई ना कोई पार्ट यूक्रेन से लेता है। तो हमारा मिलजुल के इन दोनों देशों के लड़ाई में हमारा नुकसान ये है कि हमारी जो सैन्य सामग्री है वो मिलने में हमें कठिनाई होगी, उसके स्पेयर्स मिलने में हमें कठिनाई होगी, और उसके रेट्स बढ़ेंगे और उसके सप्लाई में भी थोड़ी सी बाधाएं आएंगी। और जब हम देख रहे हैं हमारे देश के आसपास जो शक्तियां हैं जो हमारे देश के लिए खतरा हैं, पश्चिम में पाकिस्तान है, उत्तर में चीन है, तो इन दोनों देशों के खतरे को देखते हुए हमारी सैन्य सामग्री, और ये ऐसा नहीं होता है कि आज बटन दबा दें तो हमारी पूरी डिपेंडेंस दूसरे पे चली जाएगी, या हम आत्मनिर्भरता आज बोल रहे हैं तो बटन दबाते से ही हमारा सब सामान बनना तैयार हो जाएगा। तो हमारी एक बड़ी समस्या है कि 75 साल तक हम रूस के ऊपर काफी निर्भर रहे, और रूस और यूक्रेन दोनों आपस में सैन्य सामग्री बनाने में काफी तालमेल करके काम करते हैं। तो हमारे लिए ये एक तो रेट बढ़ना, सामान का, तेल का रेट बढ़ना और सैन्य सामग्री, ये तीनों चीजों से हमें काफी परेशानी है। सर, ये जो युद्ध है, इसका जो वैश्विक परिणाम है वो भी है, भारत पर तो पड़ ही रहा है। लेकिन इन सब के बीच सामरिक रूप से क्या ये माना जाए या कहा जा सकता है कि ये तृतीय विश्व युद्ध की रणभेरी सज रही है, या ऐसा कुछ? देखिए, तृतीय विश्व युद्ध का क्या रूप होगा
या वो कब शुरू होगा, या ये भी बोलें कि वो शुरू हो गया है या नहीं हो गया है। अभी जैसे पहला और दूसरा महायुद्ध हुआ, उस समय हमने सब ने ये देखा कि क्या इस्तेमाल हुआ। तोपें इस्तेमाल हुई, टैंक इस्तेमाल हुए, विमान इस्तेमाल हुए, रॉकेट्स इस्तेमाल हुए। लेकिन तृतीय विश्व युद्ध में क्या ये रूप होगा विश्व युद्ध का, या वो पहले से ही शुरू हो गया जिसके अंदर साइबर, इंफॉर्मेशन वॉरफेयर, इकोनॉमिक वॉरफेयर, ये सब यदि शुरू हो गया है तो ऐसे विश्व युद्ध की तो घोषणा भी नहीं होगी। ये तो बगैर घोषणा किए हुए ही ये युद्ध शुरू हो जाएगा। जब हमने देखा कि अमेरिका और चीन के बीच में ट्रेड वॉर शुरू हुआ था, तो ट्रेड वॉर की वजह से और चीन का जिस तरह से एक विकासवाद जिसको कहा जाएगा, जिस तरह से वो साउथ चाइना सी में भी घुसे, उन्होंने आर्टिफिशियल आइलैंड्स बनाए, उसी तरह से जब 2013-14 में रशिया ने क्रीमिया को अपने अंदर शामिल किया, उसी समय से सबको लगने लगा कि ये जो दुनिया की स्थिति है ये बहुत ही एक तरह से विचलित करने वाली है। और तृतीय विश्व युद्ध क्या ऐसे होगा कि दोनों तरफ की सेनाएं एक दूसरे के ऊपर चढ़ दौड़ेंगी, या दोनों के ऊपर साइबर अटैक्स होंगे, दोनों के जो सैटेलाइट्स हैं वो एक दूसरे के सैटेलाइट्स नष्ट किए जाएंगे, दोनों का जो डेटा है उसको खराब किया जाएगा। तो अभी तक ये हमें समझने में थोड़ा अभी समय लगेगा कि तृतीय विश्व युद्ध का रूप क्या होगा, और तृतीय विश्व युद्ध में लोग होंगे तो कौन लोग होंगे, कहाँ सेनाएं टकराएंगी, क्या सेनाएं इंटरनेट पे टकराएंगी, क्या सेनाएं दोनों तरफ टकराएंगे। मेरा ख्याल है कि सेनाएं दोनों तरफ टकराएंगी, मतलब जिसको काइनेटिक और नॉन काइनेटिक बोलते हैं, दोनों होगा। साइबर भी होगा, स्पेस भी होगा, इंफॉर्मेशन भी होगा, उसके अलावा टैंक, प्लेन्स, ये सब होगा। तो अभी फिलहाल ये दो देशों के बीच में है। हालांकि यूक्रेन और रशिया के बीच के इस युद्ध में यूक्रेन को सपोर्ट करने वाला पूरा पश्चिम देशों का एक समूह है। जब हम पश्चिम देशों के समूह को कहते हैं तो ये इसको एक ज्योग्राफी या भूगोल की तरह से नहीं देखना चाहिए। जो देश एक तरह की सोच रखते हैं, जो अमेरिका और यूरोप के, पश्चिमी यूरोप के देश उसको सपोर्ट करते हैं, उन सबको पाश्चात्य देश में गिना जाएगा, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया है, चाहे वो जापान है। तो आज की तारीख में जो भी देश रूस के ऊपर सैंक्शन लगा रहे हैं वो सब पाश्चात्य में गिने जाएंगे। तो ये अभी एक नया रूप है अगर विश्व युद्ध में शामिल किया जाए, इकोनॉमिक वॉरफेयर, जिसमें रूस के ऊपर इसलिए सैंक्शन लगाए जा रहे हैं कि रूस के ऊपर प्रेशर आर्थिक तौर पे पड़े, और इसका आखिर में फर्क कहाँ पड़ना है, रूस के अंदर बवाल मचना चाहिए। रूस के अंदर की जो जनता है वो परेशान होके रूस के जो शासक हैं उनके विरुद्ध आवाज उठाएं, हथियार उठाएं। तो वो एक तरीका है जो अभी पाश्चात्य देशों ने रूस के ऊपर अपनाया है। आपने काफी करीब से रूस को भी देखा होगा अपनी सेवा के कार्यकाल में। सर, इनसे जो प्रतिबंध लगे हैं, जैसे वहां पर ऑनलाइन मनी जो है उस पर काफी प्रभावित हुआ है पश्चिमी देशों के इन प्रतिबंधों के कारण। गूगल सेवा, फेसबुक सेवा, ये सब भी उसमें शामिल हो गई प्रतिबंधों में। इसका ओवरऑल आज का रूस जो है उस पर कितना प्रभाव आप देखते हैं कि पड़ रहा होगा? देखिए, जैसे प्रतिबंध लगे, एक आर्थिक तौर पे प्रतिबंध लगे और दूसरे प्रतिबंध लगे जो इंटरनेट पे, चाहे फेसबुक पे है, चाहे रशिया टुडे एक उनका चैनल है जिसको अभी देखना बंद कर दिया। एप्पल ने अपने प्रोडक्ट्स वहां से निकाल लिए हैं, और जितनी भी खबरें वहां से आती थी, सूचनाएं वहां से आती थी, अब वो नहीं आ रही। तो इसका मतलब इंफॉर्मेशन वॉरफेयर में रूस का जो पक्ष है वो किसी को नहीं पता चलेगा, और रूस का अगर पक्ष वो नहीं बता पाए तो एक लड़ाई का हिस्सा तो आप वैसे ही हार गए। आर्थिक तौर पे आपके ऊपर प्रतिबंध का भी असर होगा, वो भी आप सहन कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। और यदि इन सब चीजों का असर वहां की जनता पर पड़ता है तो क्या वो जनता इसको खामोशी से सहन करेगी, या अंदर से, उसके अंदर से जो विरोध प्रकट होगा
तो क्या रूस बाहर की लड़ाई और अंदर की लड़ाई दोनों एक साथ कुशलता से निपटा पाएगी? मेरे ख्याल से ये अभी जो चैलेंजेस हैं या जो एक एक टेंशन होने वाली है, स्ट्रेस होने वाला है रशिया को, वो इस तरह से होने वाला है कि इन सैंक्शंस का असर होगा। लेकिन इसमें एक चीज है, यदि चीन इन सैंक्शंस या इन प्रतिबंधों के दौरान रूस की मदद करता है और रूस की सहायता करता है, तो इन प्रतिबंधों का असर कम हो सकता है। अगर मान लीजिए ऑयल और गैस जो कि चीन बड़ी मात्रा में आयात करता है, अगर ये यही चीजें चीन को देने लग जाएं और ये दोनों देश आपस में युआन और रूबल का एक तरह से आपसी संबंध बना लें, तो ये जो अभी पीड़ा रशिया को हो रही है वो कम हो जाएगी। और ये फिर पाश्चात्य देशों को ये महसूस होने लगेगा कि उनके जो प्रतिबंध लगाने की सामरिक नीति है वो शायद सफल नहीं होगी। तो अभी हमें ये देखना है कि किस पलड़े में चीन जाता है, और यदि चीन खुलेआम पाश्चात्य देशों का विरोध करने लगे तो फिर ये प्रतिबंध उनके ऊपर भी लगेंगे, फिर दुनिया बिल्कुल ही दो धड़ों में बंट जाएगी। अभी तक इतने खुले तौर पे ये निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता, लेकिन मेरे ख्याल से आने वाले कुछ दिनों में ये क्लियर हो जाएगा कि चीन का रुख क्या है। जैसे भारत की बात करें सर, तो भारत एक तरफ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जापान, इन देशों को लेके सामरिक अभ्यास करता रहा है, साउथ चाइना सी में चलते रहे हैं अभ्यास। दूसरी तरफ रूस के उसके पुराने सामरिक संबंध हैं, आर्थिक संबंध हैं, ये सारी चीज़ें। ऐसी स्थिति में आज भी भारत हर जगह तटस्थ की भूमिका निभा रहा है। अब ये जो नए संबंध बनने वाले हैं रूस और चीन के, मतलब ये जो तेल का आदान प्रदान या रूबल और उनके जो आपसी मुद्रा के, तो इसका प्रभाव भारत के संबंध, भारत और रूस के बीच क्या पड़ सकता है? जो हमारा नेबरहुड है, ये जो हमारे पड़ोसी देश हैं, उसमें सबसे महत्वपूर्ण है चीन और पाकिस्तान। और रूस ने ये महसूस किया कि चीन उसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है, और उन्होंने ये भी महसूस किया कि उनके लिए पाकिस्तान भी जरूरी है, क्योंकि पाकिस्तान को उनको साथ में रखना है ताकि वो पाकिस्तान, ईरान, अफगानिस्तान, सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स, इनको सबको साथ में लेके चले, ताकि उनका जो एक नेबरहुड है उसमें और कोई नई समस्या खड़ी ना हो। तो रूस जो जिस तरह से अपने संबंध बना रहा है और जिस तरह से उनकी कूटनीति है, उसमें वो पाकिस्तान के साथ भी निकटतम संबंध बनाने की कोशिश कर रहा है, और ये हमारे लिए एक चिंता का विषय है। तो यदि चीन और रूस एक साथ आते हैं वो चिंता का विषय है, लेकिन उसमें अगर पाकिस्तान भी जुड़ जाता है तो और ज्यादा चिंता का विषय हो जाता है। तो भारत को ऐसे समय में तटस्थता इसलिए रखनी है कि हम खुलेआम कॉर्ड में इसलिए नहीं जा सकते क्योंकि फिर उसमें एक क्लियर ये हो जाएगा कि अब हमारा रूस के साथ संबंध विच्छेद हो गया। ये हमारे इंटरेस्ट में नहीं है। हमारे इंटरेस्ट में ये है कि जिस तरह से अभी ये समस्या रूस निपटा रहा है, हम उसको देखते रहें, रूस के साथ भी अच्छे संबंध रखें। हमने यूक्रेन के साथ भी संबंध ठीक रखे हैं, हमने यूक्रेन को भी भला बुरा नहीं कहा है, बल्कि जब यूएन के सुरक्षा परिषद में से भी हमने एब्सटेन किया था, तो उसका मतलब ये नहीं था कि हम यूक्रेन के विरुद्ध हैं या हम रूस के साथ हैं, ऐसा नहीं था। हम बल्कि ये कहना चाहते थे कि ये दोनों देश हमारे लिए उतने ही महत्वपूर्ण हैं, और हम अपना एक दरवाजा भी खोल के रखना चाहते थे कि यदि हमारे लिए कोई आगे समस्या होगी तो हमारी कूटनीति उस समय एक कोने में जाके फंस ना जाए। तो इसलिए अभी भी हमारा जो विदेश मंत्रालय है, विदेश मंत्री हैं, हमारे विदेश मंत्री एक बहुत ही अनुभवी विदेश नीति के एक तरह से कहा जाए तो पिछले करीब 40 साल से वो इस क्षेत्र में है। वो अमेरिका में भी राजदूत रहे हैं, वो चीन में भी राजदूत रहे हैं, वो सिंगापुर में भी राजदूत रहे हैं। उनको पूरा अनुभव है कि ऐसी विकट परिस्थिति में क्या करना चाहिए। सबसे आसान है कि आप किसी भी एक खेमे में जाके बैठ जाएं, लेकिन वो आगे आपके लिए मुश्किल तैयार कर सकता है। तो अभी भी हम दोनों और सभी देशों के साथ सामान्य अपने संबंध बनाए हुए हैं। अभी चीन के साथ भी जो हमारे
जो टॉक्स चल रहे हैं बॉर्डर के, तो आज की तारीख में, मतलब 11 तारीख को जो 15वें दौर की पंद्रहवा बातचीत हो रही है। पंद्रहवा राउंड है वो चल रहा है। इसका मतलब हमने चीन से भी बात करना नहीं छोड़ा है। और बीच में आपने देखा होगा चीन के विदेश मंत्री वांग यी ने भी बोला था, उनके दूसरे मंत्रियों ने भी बोला था कि भारत और चीन को आपस में एक दूसरे की समस्या नहीं बढ़ाना चाहिए और अपने जितने संसाधन हैं उसको आपस में एक दूसरे के विरुद्ध इस्तेमाल न करके साथ में साझेदारी से आगे बढ़ना चाहिए। ये इस तरह से जब चीजें आप देखते हैं तो एक फाइनल चीज वही है कि आपका जो राष्ट्रीय हित है वो सबसे आवश्यक है। संबंध बदलते रहेंगे लेकिन राष्ट्रीय हित नहीं बदलेंगे। सर, एक प्रश्न मेरा ये है कि जैसे रूस पर जिस हिसाब से प्रतिबंध लगे हैं, चाहे उनकी आर्थिक गतिविधियों पर, जैसे एटीएम सेवा, उनके और सारी सेवा, चाहे गूगल, फेसबुक जैसा, अगर भारत पर जैसे, क्योंकि एक चीज़ है सर, हमारे पाकिस्तान अपने एजेंडे पर, जो उनका K2 है, खालिस्तान एंड कश्मीर, जैसे उस पर वो लगा हुआ था, आज उस फिर से धीरे धीरे एक्टिव होने की बातें हैं, तो वो चीज़ें चल रही हैं। दूसरी तरफ चीन भी जो गतिविधियां चल रही, भले हमारी बातचीत चल रही, लेकिन हमेशा एक खतरा तो बना ही हुआ है। तो इन सब परिस्थितियों में क्या आपको लगता है कि ये युद्ध के रूप में परिवर्तित हो सकता है, नंबर एक? और अगर युद्ध हुआ और भारत पर रूस जैसे आर्थिक प्रतिबंध विश्व लगाता है, तो भारत कितना उसको झेल सकता है? पहली बात जो हम देखें, भारत पे प्रतिबंध जो अगर लगाने की बात आती है तो वो क्यों आएगी? तो एक सोच है कि भारत जिस तरह से रशिया से S-400 लेगा मतलब हम तो काफी आगे बढ़ चुके हैं उस रास्ते में। और इस चीज का पूरा ज्ञान अमेरिका को शुरू से ही था और अमेरिका को ये बताया गया, बार बार उनको बताया गया कि जो आपका एयर डिफेंस सिस्टम है और जो रूस का एयर डिफेंस सिस्टम है, उसमें हमारे लिए रूस का एयर डिफेंस सिस्टम ज्यादा योग्य है, अनुकूल है। तो उस विषय में अमेरिका को हमेशा ही कॉन्फिडेंस में लेके ये बताया गया। लेकिन मान लीजिए कि अगर किसी वजह से उन्होंने ये सोचा कि जिस तरह से उन्होंने ईरान, रूस और ऐसे कुछ देशों पे जैसे वो कार्रवाई करते हैं, तो प्रतिबंध लगाने की अगर उन्होंने सोचा, जैसे वेनेजुला पे भी उन्होंने लगाया हुआ, तो उसमें क्या फर्क पड़ेगा? काफी फर्क पड़ेगा उसमें, निश्चित तौर पे काफी फर्क पड़ेगा। लेकिन फिर ये मान के चलिए कि रूस के ऊपर प्रतिबंध है, ईरान के ऊपर प्रतिबंध है और भारत के ऊपर भी प्रतिबंध आ गया, तो निश्चित तौर पे भारत के पास एक ही पर्याय रहेगा कि वो रूस के साथ काफी क्लोज अपने रिलेशन बनाए, ईरान के साथ क्लोज रिलेशन बनाए। और यदि ये रूपी रूबल ट्रेड या ईरान के साथ आपका ट्रेड उनकी करेंसी में हो जाए, तो इसका नुकसान पाश्चात्य देशों को भी होगा, क्योंकि उनकी जो करेंसी है, जो भारत एक इतना बड़ा मार्केट है, इतना बड़ा बाजार है, उनको भी इस चीज का खामियाजा भुगतना पड़ेगा। और भारत के ऊपर क्या पहली बार तो प्रतिबंध नहीं लगे, पहले भी प्रतिबंध लगे हैं और भारत ने उनका मुकाबला किया है। और ये एक तौर पे हम आम तौर पे अमेरिकी जो विशेषज्ञ हैं उनको हम बताते हैं कि आपकी ये जो नीति है प्रतिबंध लगाने की, उसमें आप किस वजह से लगाते हैं ये आप जाने, लेकिन हमारा एक एनालिसिस है, हमारा ये एक स्टडी है कि जिस देश पे भी उन्होंने प्रतिबंध लगाए वो देश और मजबूत होकर निकला है। आप देखिए, ईरान के ऊपर प्रतिबंध लगाने के बाद उनका मिसाइल प्रोग्राम बंद नहीं हुआ है, उनकी सैन्य शक्ति और खुद विकसित उन्होंने की है, उनका भी आत्मनिर्भरता का जो प्रोग्राम है वो बढ़ा है। इतने सालों से रूस के ऊपर प्रतिबंध लगा है, लेकिन रूस कोई खत्म तो नहीं हुआ है। हाँ, शक्ति जरूर कम हो सकती है, और यदि भारत के ऊपर प्रतिबंध लगाने की वो चेष्टा करते हैं तो ये मान लीजिए कि फिर लिमिट क्रॉस हो जाएगी और फिर उसके बाद भारत भी फ्री है दूसरे रास्ते अपनाने के लिए। और मेरे ख्याल से एकदम प्रतिबंध तो नहीं लगेगा, लेकिन जरूर बातचीत जरूर होगी और उस दौरान कोई ना कोई तरीका जरूर निकलेगा, मार्ग जरूर निकलेगा। बिल्कुल, मतलब जो वैश्विक मुद्रा है, डॉलर, सर्वमान्य मुद्रा, अगर उस पर जैसे उस पर ही चुनौती हो जाएगी, उसकी जो सर्वमान्यता है उसको लेके एक चुनौती खुद ही अमेरिका खड़ा कर देगा, अगर सारे देश एक 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 करके उसके प्रतिबंधों के दायरे में आ गए तो। मतलब कुल मिला के यही बात है।
तो सर एक चीज और, जिस प्रकार से ऑपरेशन गंगा चला, हमारे छात्रों को, हमारे नागरिकों को यूक्रेन से निकाला गया, आज भी लोग आ रहे हैं, इसको लेके काफी हो हल्ला भारत में मचता रहा। कई लोग कि इसकी ठीक से कार्य नहीं हो रहा, वहां लोग देख नहीं गए। मैं ये जानना चाहता हूँ, युद्ध की परिस्थिति में जहां पर बम बरस रहे हो, वहां से लोगों को निकालने की स्थिति क्या होती है, मतलब वहां की परिस्थिति क्या हो। ऑपरेशन गंगा एक बहुत ही सफल ऑपरेशन है, और मैं भारतीय सरकार को इसके बारे में बधाई देना चाहता हूं कि इतनी कठिन परिस्थितियों में उन्होंने हमारे बच्चों को वहां से निकाला। अभी ये आमतौर पे शायद हमारे देश में कई सालों से ऐसी युद्ध की स्थिति नहीं आई जिसमें युवा पीढ़ी को या अभी बाकी लोगों को भी ये एक अनुभव हो कि युद्ध की परिस्थिति में क्या हालत होती है, उसमें क्या क्या आपके ऊपर प्रेशर्स आते हैं। आप दो देशों की लड़ाई के बीच में अपना हवाई जहाज लेके वहां उतर नहीं सकते। वहां पे उनके जो एयरफील्ड हैं उनके ऊपर बमबारी चल रही है। वहां पे आपके बच्चे कहाँ पे फैले हुए हैं आपको इस चीज का भी पूरा ज्ञान नहीं है। आपके जो कम्युनिकेशंस हैं वो इतने नहीं है, और वहां पे जब बच्चे कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज में पढ़ रहे हैं तो उनके साथ संबंध या संपर्क बनाना उनके कॉलेज के थ्रू ही एक रास्ता रहता है। जब वो देश लड़ाई में घुस चुका है तो उनके कॉलेज के जो प्राचार्य हैं, उनके बाकी जो ऑर्गेनाइजेशन के लोग हैं, वो कितना आपको रिस्पॉन्ड करेंगे, ये भी एक बड़ा कठिन विषय होता है। फिर भी जो आसपास में जितने भी हमारे दूतावास थे, चाहे वो रोमानिया में थे, बाकी मोल्डोवा और पोलैंड और इन देशों में थे, वहां पे सभी लोगों ने बड़ी मेहनत से इनके साथ संबंध बनाने की कोशिश की। परफेक्ट सोल्यूशन लड़ाई के हालत में कभी नहीं मिलता। परफेक्ट सोल्यूशन तो आपको आम तौर पे पीस टाइम में भी नहीं मिलता है, और जो परिस्थिति काफी विषम हो जाती है लड़ाई के हालत में, तो उसमें और मुश्किल आती है। फिर भी भारत सरकार ने अपने वरिष्ठ मंत्री भेजे, एमईए के ऑफिसर्स सारे उसमें लगे, जहां पे वो बाहर बच्चों को निकाल सके वहां से हवाई जहाज, उसमें एयरफोर्स के भी हवाई जहाज थे, एयर इंडिया के भी हवाई जहाज थे। जो वहाँ पे पायलट और जो क्रू था वो भी बधाई के पात्र हैं कि उन्होंने भी इतने रिस्क लेके काम किया। तो एम्बेसीज हैं हमारी, उसके अलावा ये एयरक्राफ्ट्स वाले हैं, इन्होंने भी रिस्क ली। और ख़ास तौर पे हमारे जो बच्चे काफ़ी दूर दूर तक पैदल चल के पड़ोसी देशों में पहुंचे हैं, उनको भी एक बधाई देना चाहिए कि उन्होंने भी अपना हौसला नहीं छोड़ा। अब ठीक है, ऐसे माहौल में कभी कभी गुस्सा भी आता है, ऐसे माहौल में कोई हताश भी होता है, और फिर वो मुंह से कोई ऐसे शब्द निकलते हैं। लेकिन कुछ दिनों बाद जब माहौल शांत हो जाता है तो वो बच्चे भी महसूस करते हैं कि हाँ, वो उनकी जान बची, उनके परिवार वालों को भी अच्छा लगा कि उनके बच्चे वापस आ गए हैं। अब ऐसे समय पे इस पे राजनीति करना या ऐसे समय पे उस पे टीआरपी बढ़ाना, ये सही नहीं है। एक समझदार देश के लिए ये सब करना सही नहीं है, क्योंकि बाकी भी देश हमारा व्यवहार देखते हैं। खास तौर पे जो हमारे दुश्मन हैं या हमारे पड़ोस में ऐसे देश हैं जिनको हमेशा हमारे बारे में कोई खराब चीज सुनने को मिलती है, तो ऐसे समय पे हमें शांत रहना चाहिए। हमें बिल्कुल एक संयम बना के अपने बच्चों को पहले लाने तक, उस समय तक कुछ बोलना नहीं चाहिए। उस समय सिर्फ बच्चों को निकालना सबसे पहला उद्देश्य होना चाहिए। लेकिन मैंने भी देखा, मुझे भी कुछ खराब लगा कि जब आप निकाल रहे हैं, आप उस काम में जुटे हुए हैं, हमारे अधिकारी अपनी जिंदगी को बिल्कुल वहां पे रिस्क लेके काम कर रहे हैं, और ऐसे समय पे हम यहाँ पे बैठ के टोका टाकी करें, ये अच्छा नहीं है। ऑपरेशन गंगा अच्छा था। इससे एक सीख और मिली है कि हमारे जो बच्चे बाहर जाते हैं और हमारे जो वर्कर्स भी बाहर जाते हैं, तो शायद ये आवश्यकता है कि अभी से कुछ ऐसे प्रोसेसेस बनाए जाएं और कोई ऐसे प्लान्स बनाए जाएं कि कहीं पे भी ये परिस्थिति उत्पन्न हो सकती। पहले भी यमन में हुआ था, यमन से भी हम लोगों को जहाजों के रास्ते निकाल के लाए थे। तो अभी इसके पहले 4 जी, ऑपरेशन हम कर चुके हैं, जी, तो सफलता हमें ऑपरेशन। हमें अब थोड़ा ये सोच लेना चाहिए कि जहाँ पे भी ज्यादा लोग हैं वहां पे शायद ये प्लान होना चाहिए, और कम भी लोग हों लेकिन वो भारतीय हैं, तो हमारे एक थोड़ा सा प्लानिंग शायद इसमें हमें और आगे मजबूत होना है। सर एक चीज और, कि जैसे पाकिस्तान की ओर से एक आई थी, एक बच्ची को हमने रेस्क्यू किया, भारतीय
दल ने, तो उसने धन्यवाद कहा। और उसके पहले भी पाकिस्तान की ओर से कहा गया था कि आप पर कोई खतरा आए तो आप भारतीय राष्ट्रध्वज जो है अपनी गाड़ी के आगे लगा दें। ये भारत की प्रबल शक्ति है। यूक्रेन के साथ उसकी कूटनीतिक शक्ति मानते हैं, या एस जयशंकर जो हमारे विदेश मंत्री हैं, उनकी जो समझ है, उनके जो संबंध हैं, वो काम कर रहे हैं। ये सब एक मिला जुला असर है जो भारत का एक ऐतिहासिक एक धरोहर है, हमारी सांस्कृतिक शक्ति है। उसके अलावा जो आज जिस तरह से नेतृत्व है, उसमें जयशंकर जी भी हैं, उसमें नरेंद्र मोदी जी भी हैं, इनका सबका मिला जुला। और उसके अलावा एक और चीज है, वहाँ पे जो हमारा एम्बेसी स्टाफ है उनकी भी काफी गुडविल होती है, वहाँ पे जो भारतीय रह रहे हैं उनकी भी गुडविल होती है। उसके अलावा यदि यदि हम मान लेते हैं कि चाहे उसमें पाकिस्तान की एक बच्ची थी, आखिरकार वो एक बच्ची है, वो हमारी भी बच्ची हो सकती थी, और उसको भी बचाना मेरे ख्याल से हमारे संस्कृति का एक हिस्सा है। हम सभी को समान मानते हैं और हम सबके हित के बारे में सोचते हैं। तो ये तो हमारा एक सांस्कृतिक और हमारी एक सोच है कि वो कोई भी हो, किसी रंग का हो, किसी जात का हो, किसी धर्म का हो, किसी भी राष्ट्रीयता का हो, लेकिन हम सबको बचाते हैं। आप पुराने जितने भी हमारे सैन्य ऑपरेशंस हुए हैं उसमें देखिए, कहीं पे भी जो हमारी सेना गई है या हमारी सेना के अलावा भी जो लोग गए हैं, उन्होंने सबको बराबरी के तौर पे देखा है। और ये भारत का नाम ही इसलिए जाना जाता है। आप देखिए बाकी देशों में भी, हमारे पड़ोसी देश में नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन जब उनसे पूछा जाता है कि आपकी राष्ट्रीयता क्या है, उनकी राष्ट्रीयता कुछ भी हो, वो यही बोलते हैं कि हम भारतीय हैं, क्योंकि उनको वहां पे इज्जत मिलती है उससे। तो ये सिर्फ लड़ाई के समय ही नहीं है, ये आम तौर पे भी है, लेकिन अभी लड़ाई के तौर पे ये दिखा है साफ। इसका मतलब ये है कि भारत की साख काफी ऊंची है, भारत के बारे में लोगों के मन में बहुत आदर है, इज्जत है। और हर एक भारतीय जो बाहर रहता है या बाहर जाता है, उसको इस चीज को हमेशा ध्यान रखना है कि भारत का नाम कभी भी नीचे नहीं होना चाहिए। वैसे भारत, आपने सही कहा, भारत वसुधैव कुटुंबकम की जो हमारी नीति है उस पर कार्य करता है। दूसरी बात है, हम हमले नहीं करते, हम आक्रमण नहीं करते। युद्ध हम पर थोपा गया, हमने कभी आक्रमण नहीं किया। और खंडारी सर, आप हमारे साथ हिंदुस्तान पोस्ट से जुड़े, आप और इस चर्चा में हिस्सा लिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।